अब हम पढ़ेंगे इकाई 1 स्रोत एवं उपागम अध्याय 1-2 दो इसमें चैप्टर हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब जो भी भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब बताया गया इसमें। इतिहास अतीत की घटना और मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ये घटनाएं तथा मानव प्रयास विचारों आस्थाओं मान्यताओं और प्रथाओं के विकास के साथ अंतर्ग्रंथित है। स्वाभाविक रूप से इतिहास समय से संबंधित है, जैसा कि घटनाएं एक कालानुक्रमिक क्रम में होती हैं। हालांकि इस कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में ही होती है। अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती हैं, जिनमें लोगों के विभिन्न गुण समूह शामिल होते हैं। घटनाओं का यह कालानुक्रम जो लगभग एक ही समय पर घटित हुआ था, हमें किसी विशेष कालावधि के बारे में बताता है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं। फिर चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों ना आ गया हो, अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों जनजातियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हों। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनी और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर प्राचीन काल में तो खैर फिर भी लगता है, आधुनिक इतिहास को जानने की तो बहुत सारी सामग्री है भैया। और पहला है पुरालेखीय सामग्री, यही है ना। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकार में गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600-1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय लेनदेन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राज्य की अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंधित अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन भारतीय संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राज्य के अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन, ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास के सर्जन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर यह आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। पहला केंद्र सरकार के पुरालेख, दूसरा राज्य सरकार के पुरालेख, तीसरा मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, चौथा न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत भी विदेशों में उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं और जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं।
ये तो हो गए पुरालेखीय सामग्री विवाद। अब अगला है केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सर्जन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक के संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का आरंभ, भारतीयकरण की समस्या, प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इसी श्रृंखला में पाई जाती है। 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं उसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक न्याय के विधायी विभागों की कार्रवाइयों ने उपनिवेशी सरकार की सामाजिक या धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920-1937 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। मतलब अंग्रेजों ने जो भी अपना सर्वे वगैरह किया है वही बता रहे हैं। राज्य सरकारों के पुरालेख। राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों में नंबर 1 भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, नंबर 2 भूतपूर्व रियासतों जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, नंबर 3 ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हत्या लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक का भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के 1 शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुरालेख वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेखों में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबंध राज्यों में हैं। मतलब सभी राज्यों में कुछ न कुछ है। 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख। फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के आरंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेजों की प्लासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पुरालेख न्यूनाधिक रूप में संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 ईस्वी से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल हैं। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बम्बई प्रेसिडेंसी के पुरालेख जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं।
पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़भाषी जिलों, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी है। इसके अलावा अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख भी मिलते हैं। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंधित पुरालेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत गोवा में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेखों की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं और चिनसुरा संबंधी रिकॉर्ड्स पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में हैं। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्र में बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गए। क्या बात है, पेरिस ले गए भैया। और अगला है न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोड के पुरालेख 1689 ईस्वी के आरंभ से सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख हैं। अब ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं। फोर्ट विलियम में मेयर कोड के प्लासी पूर्व 1757 के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753-1773 के वर्षों के अभिलेख सहित 1774-1861 के वर्षों का बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में मुंबई में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। अगला है प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सर्जन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखी प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उद्धरण शामिल हैं। इनमें 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय प्रांतीय विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री हैं। अगला है निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों, परिवारों, संबंध पत्र, दस्तावेज होते हैं जिन्हें आधुनिक भारत व्यवसाय, औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाज एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यधिक उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी है।
अगला है विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखीय पांडुलिपि सामग्री व्यापक है, विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय पांडुलिपि संग्रहालयों, विशेष रूप से लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसरायों, राज्य सचिवों तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल या सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जो देश भारत में शैक्षिक और सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वॉर के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत हैं। हैग के रिसर्च में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भारत में डचों के वृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिंग सरकेबिट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रिकोम्बर और श्रीरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सर्जन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर की वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिनमें 1894 की पंजाब सरकार के अभिलेखों में अतिरिक्त 1804-1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849-1900 के बीच पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। पढ़ते हैं जीवनी साहित्य संस्मरण यात्रा वृत्तांत। जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। कई यात्रियों, व्यापारियों, धर्म प्रचारकों, मिशनरियों, लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों और प्रभावों को लेखबंद किया। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपने संबंध समाजों को भारत में अधिकाधिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणतः
सर जॉन शॉर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की। ने ईसाई धर्म प्रचारकों मिशनरी से उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों की यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान हैं। जॉर्ज फॉस्टर, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, की यात्रा वृत्तांत ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दिशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हैन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स वनस की भुज की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बर्न्स की यात्रा का वृत्तांत ट्रैवल्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। जेसी डेविडसन का 1853 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा 1855 में लिखा गया यात्रा वृत्तांत ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम ड्यूरिंग एंड ए रेजिडेंस ऑफ 14 ईयर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतें और समाज का वर्णन है। W.H. सिलीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी भारत की यात्रा पर अपने रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमॉट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन ऑलिच, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन, हॉनी गबर्जर, विलियम मूर क्रॉफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेविक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगला है समाचार पत्र पत्रिकाएं के बारे में। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सर्जन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता एम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कुरियर 1780 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराष्ट्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली,
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश अगरकर के नेतृत्व में सुधाकर, NN सेन का इंडियन मिरर, दादाभाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, JP वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार-ए-आम, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल ए गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं साधारणी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरण के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर गदर पत्र प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी और एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावना व दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों ने भारतीय औपनिवेशिक काल से वर्तमान तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र